हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। और जो कि मैं रेगुलर बेस पे जो कि आई दृष्टि है, राइट, वो पढ़ा पढ़ा रहे हैं हम। तो उसी के रिगार्डिंग जो क्लास है, और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो वो पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण विज्ञान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्यावरण विज्ञान, राइट। अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं सभी बच्चे कर रहे हो, आगे भी क्लासेस करोगे आप, ठीक है, तो अच्छे से करते चलिएगा। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का एक सदस्य देश बनने, बनने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। तो भारत का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकृत कर लिया है बिग कैट्स अलायंस में, ठीक है। आईबीसीए की स्थापना का फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन कर भारत आईबीसीए का सदस्य बन गया है। ठीक है, भारत सहित 4 देश आईबीसी के सदस्य बन गए हैं। आईबीसी के सदस्य बनने के लिए 3 अन्य देश हैं। कौन-कौन? निकारागुआ, निकारागुआ, ठीक है, इस्वातिनी, ठीक है, इस्वातिनी और सोमालिया। और ठीक है, चौथा कौन सा है? चौथा है भारत। तो ये 4 देश हैं जो आईबीसी सदस्य बनने वाले 3 अन्य सदस्य मतलब 4 सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना। ज्ञातव्य कि 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईबीसीए को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। जो आईबीसी है, राइट, आईबीसी क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ठीक है, इस चीज के रिगार्डिंग। तो देखो, ये जो मैंने बताया कि ये क्या है कि आईबीसी की स्थापना का फ्रेमवर्क को समझौते पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन का कर भारत आईबीसीए का सदस्य बन गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आईबीसी के सदस्य बनने के पात्र हैं। जो यूएन के हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएन के जो सदस्य हैं वो सभी आईबीसीए का सदस्य बनने के पात्र हैं। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए की स्थापना को मंजूरी की थी। कब की थी? 2024 में, ठीक है। इसके बाद इस अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित है। इस अलायंस के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पाँच वर्षीय अवधि हेतु 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। कितना पैसे के प्रावधान किया गया 5 वर्षीय योजना के लिए? तो 150 करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद यह अलायंस विश्व का 7 प्रमुख बिग कैट्स तथा बाघ, शेर, लायन, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और प्यूमा और जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब एक तरीके से जो बिग कैट की रिगार्डिंग जितनी भी प्रजातियां हैं, जैसे बाघ हो गए, शेर हो गए, तेंदुआ हो गए, हिम तेंदुआ हो गए, पुमा हो गए, जगुआर हो गया और चीता है, ये सारी चीजें हैं, इन सारे जंतु, सॉरी, इन सब का क्या करेगा? इन सब का संरक्षण करेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश शामिल होंगे। तो ये जो अलायंस है, तो इनकी जो अलायंस के जो सदस्य बनेंगे वो सदस्य देश बनेंगे जो इनका संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट्स यथा, जो 7 बिग कैट हैं, उसमें से 5 बिग कैट बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। तो ये जो 7 बिग कैट्स में से जो 5 बिग कैट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पूर्णतः भारत में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की परिकल्पना एक बहुउद्देशीय बहु एजेंसीय गठबंधन के रूप में की गई। ठीक है, यह 95 बिग कैट्स रेंज देशों, बिग कैट्स के संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर रेंज देशों और बिग कैट्स के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संरक्षण भागीदारों और विज्ञान संगठनों आदि का एक गठबंधन है। तो बिग कैट्स अलायंस के बारे में समझ गए कि क्या है बिग कैट्स अलायंस। तो आप सारी चीजें समझे होंगे एक एक करके। तो बिग कैट्स अलायंस का जो अध्यक्षता है इस बार की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और 4 नए सदस्य जुड़े हैं इसमें। मतलब भारत भी इस बार सदस्यता ली है और 4 नए सदस्य बने हैं, तो 3 और नए सदस्य बने हैं। तो ठीक है, तो इस चीज के रिगार्डिंग ये कौन से, मतलब ये किसको संरक्षण देंगे? तो ये 7 प्रमुख बिग कैट्स को संरक्षण देंगे। तो ये जरूर याद रखना कि कितने? 7, जिसमें से 5 भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? भारत के जो 2 नए रामसर स्थल, देखना क्या कौन से हैं। 14 अगस्त 2024 को भारत में
भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 3 नई आर्द्रभूमियों को ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों या रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो कौन सी 3 है? ठीक है, इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की जो संख्या होगी कुल 85। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हो गए? 85 हो गए। इन स्थलों के अंतर्गत देश का कुल 13,58,066 वर्ग क्षेत्र है, आच्छादित है। ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ा था, 13,58,066 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। भारत की 3 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया, वे निम्नवत हैं। जो भारत भारत की 3 नई आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया, वो निम्नवत है। किसको? नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, दूसरा है काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य, और तीसरा है तवा जलाशय। ठीक है, क्या क्या? नजरा नज नंज नंजरायण, ठीक है, नंजरायण, और दूसरा है काजू बेली, ठीक है, तीसरा है तवा तवा जलाशय। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। नंजरायण, ठीक है, काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य है, और फिर एक जलाशय है जिसे तवा जलाशय के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ेंगे। नंज राना रायण नंज रायण पक्षी अभ्यारण्य को काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, जबकि ये दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, जबकि तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये दोनों जो पक्षी अभ्यारण्य है, नंज रायण और काजूबेली, ये दोनों कहाँ? तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय कहाँ? मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में भारत के संदर्भ में तमिलनाडु तमिलनाडु 18 स्थल में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। वर्तमान में भारत के संदर्भ में जो तमिलनाडु है वहां पर सर्वाधिक रामसर स्थल है, जो है 18, मतलब 18 रामसर स्थल में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, जो कि 18 है। इस दृष्टि में उत्तर प्रदेश में 10 स्थल हैं जो दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2024 14 से 24 की अवधि के दौरान रामसर स्थलों की सूची में भारत की 59 नई आर्द्रभूमि को शामिल किया गया। तो कितनी नई आर्द्रभूमि को शामिल किया गया 14 से 24 तक? तो 59 नई। ये 10 साल का डाटा है, कब तक? 14 से 24 तक का डाटा, राइट। उसमें 59 रामसर स्थल शामिल किए गए। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, यह स्थल मीठे पानी का एक झील है। ये जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, मतलब मीठे पानी की झील है, जो तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। इस झील का नामांकन कई सदियों पूर्व इस झील का नामांकन कई सदियों पूर्व इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा नंजरायण के नाम पर किया गया है, जिन्होंने इन इस झील की मरम्मत और जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे? इसकी समृद्ध पक्षी विविधता के कारण इस झील को तमिलनाडु के 17वां पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। तो ये 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तमिलनाडु में 18। ठीक है, 18 समझ गए। 18 तमिलनाडु में पक्षी अभ्यारण्य, नहीं सॉरी, रामसर स्थल सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में 18 है। और पक्षी अभ्यारण्य जो है, जो ये 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, किसका? तमिलनाडु का। हाँ, काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, इस स्थल को 2021 में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, यह स्थल प्रायद्वीपीय भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कोजी बेलू, ठीक है, झील है। यह विलुपुरम जिले में, हाँ, कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, यह झील उप्पू हाँ, उप्पुकल्ली क्रीक और इदाइन इदाइन हिट्टू मुहाने द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तावा जलाशय, यह जलाशय मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। जो तावा जलाशय है, यह जलाशय जो मध्य प्रदेश है वहां वहां पर नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तावा जलाशय का निर्माण तावा और देवना नदियों के संगम पर किया गया था। जो तावा जलाशय है उसका जो निर्माण किया गया था, तो तावा और देवना नदियों के संगम पर किया गया था। ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर? नर्मदापुरम जिले में है। ठीक है, याद रखना तावा जलाशय के बारे में। हाँ, छिंदवाड़ा जिला स्थित महादेव पहाड़ियां तावा नदी का उद्गम स्थल है। तो जो छिंदवाड़ा जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ महादेव पहाड़ियां हैं, तो उसमें उसी वहीं से तावा नदी का
उद्गम भी हुआ है। ठीक है, इस चीज को। अब उल्लेखनीय है कि तावा नदी, उल्लेखनीय है कि तावा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी किसको पढ़ा जाएगा? तो तावा नदी को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तवा नदी को, तावा नहीं, तवा नदी को, सॉरी। ज्ञातव्य है कि तवा जलाशय एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। राइट, कैसी है? एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। यह जलाशय सतपुड़ा बाघ अभयारण्य के अंतर्गत आता है। जो सतपुड़ा जल बाघ अभयारण्य है ना, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है जी, ये जलाशय। उल्लेखनीय है कि तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार भारत दो आर्द्रभूमि नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य को अंतरराष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो मतलब 5 जून को ये दो जोड़े गए थे, फिर इसके बाद 3 और जोड़े गए। ठीक है, तो दो ये हो गए, आपको याद होना चाहिए, नागी नक्टा या नागी नकटी। ठीक है, राइट, और ये 5 जून को जुड़ गया। इसके बाद ये जुड़े गए 3, जो एक तवा जलाशय है, और उसके बाद कोजुवेली है, और उसके बाद कोजुवेली हो गया, और उसके बाद एक और है, कौन सा है? हाँ, रायन। ठीक है, याद रखना। इसके बाद इसको और डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उपरोक्त दोनों रामसर स्थल मानव निर्मित जलाशय है। ये नागिनट्टी है, जो दोनों एक कैसे मानव निर्मित है, और तवा जलाशय भी ना मानव निर्मित है। ये दोनों स्थल बिहार की में जुमई जिले के झांझा वन रेंज में स्थित है। तो ये कहाँ? बिहार जिले के बिहार में जुमई जिले के झांझा वन रेंज में है। हाँ, नकटी नदी पर नकटी बांध लगभग 300 हेक्टेयर के निर्माण के बाद नकटी पक्षी अभ्यारण्य की रचना हुई। तो जो नकटी नदी है वहां पर, तो वहीं पर नकटी बांध भी है, और उन्हीं के पास में नकटी पक्षी अभ्यारण्य की रचना हुई। नागी पक्षी अभ्यारण्य ये वस्तुतः एक जलाशय है जिसे नागी नदी पर निर्मित किया गया। तो नागी पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये एक तरीके का क्या जलाशय है जिसे नागी नदी पर मतलब बनाया गया। ठीक है, तब ये टोटल रामसर स्थलों की संख्या हो गई। कितने रामसर स्थल हैं भारत में? जो टोटल 85 रामसर स्थल है, तो कौन से कितने क्षेत्र में है? ठीक है, और शामिल होने की तिथि सबकी दे रखी है, तो ये एक बार आप पढ़ लें। राइट, मैं इसको थोड़ा सा आराम आराम से खिसका देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, और मैं इसकी पीडीएफ तो प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर। देखो, तमिलनाडु में 18 है, मैं मोटा मोटा बताते भी जा रहा हूँ। तमिलनाडु में टोटल कितने? 18 है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में कितने? 10। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 है। तमिलनाडु में पता ही होंगे। तो तमिलनाडु में कितने होंगे? 18। यूपी में होंगे 10। ठीक है, इसके बाद और आगे देखेंगे तो अगला पॉइंट आ जाएगा पंजाब। पंजाब में 6 हैं। ठीक है, पंजाब में कितने? 6 हैं। उड़ीसा में भी 6 हैं। ठीक है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में 5 हैं, और एमपी में भी 5 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो। इसके बाद आगे देखेंगे तो इस कर्नाटक में 4 है। ठीक है, कर्नाटक में 4 है, गुजरात में 4 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, केरल में 3 है, महाराष्ट्र में 3 है, बिहार में 3 है, लद्दाख में 2, हरियाणा में 2, राजस्थान में 2, पश्चिम बंगाल में 2, और इसके बाद उत्तराखंड 1, गोवा 1, आंध्र प्रदेश 1, असम 1, मणिपुर 1, मिजोरम 1, त्रिपुरा 1। ठीक है, तो सब पढ़ लेना आप एक एक करके। ओके, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला आर्टिकल। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, जरूरी भी है। ओके, इसके बाद विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की कैसी रही है? तो 19 मार्च 2024 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR, राइट, IQAir द्वारा विश्व गुणवत्ता वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जिसे WAQR के रूप से जारी की गई है। इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? तो छठवां संस्करण था। ठीक है, इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में वैश्विक समीक्षा प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट 134 देश, प्रत्येक क्षेत्र, ठीक है, प्रति क्षेत्र 134 देश के 7812 शहरों को में PM25 वायु की गुणवत्ता आंकड़ों पर आधारित है। ये जो रिपोर्ट है वो 134 देशों में ली गई। ठीक है, वहाँ के क्षेत्र लिए गए, जिसमें शहर कितने हैं? तो 7812 शहर है, जिसमें PM2.5 की गुणवत्ता के आंकड़े लिए गए। PM2.5 संबंधी आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किए जाते हैं। WQR 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के 7 देशों ने PM2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देश मान, अर्थात 5 UG प्रति MQ या
उससे प्रति कम करने की सफलता प्राप्त की है। मतलब क्या कहने का मतलब है, पूरा समझना है इसको, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था इसको। तो इसको समझना क्या है कि जो ये जो रिपोर्ट है, राइट, WAQR, इसके अनुसार 2023 में विश्व के जो 7 देश हैं, विश्व के 7 देशों ने PM 2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देश मान, मतलब जो WHO की जो गाइडलाइन थी, अर्थात गाइडलाइन क्या थी कि इतने यूजी प्रति मीटर क्यूब या उससे कम कम प्राप्त करने वाले की सफलता प्राप्त की है। तो 7 देशों ने वो सब जो जो WHO ने जो भी मानक 2023 के लिए दिए थे, उसके उसमें 7 देश आए हैं जिन्होंने ये मानक पूरे किए हैं। ठीक है। अब इसमें कौन से ये 7 देश हैं? तो ये 7 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड या मॉरिशस और न्यूजीलैंड। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, और इसके बाद आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। ये 7 देश हैं जिन्होंने वो मानक पूरे किए हैं। ओके। इसके अतिरिक्त 3 क्षेत्र यथा प्यूटोरिको और बरमुडा बरमुडा एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया ने PM 2.5 के संदर्भ में WHO की वार्षिक निर्देश मान को प्राप्त किया है। तो इसके अतिरिक्त तीन और हैं। एक तो प्यूटोरिको, बरमुडा या फ्रेंच पॉलिनेशिया, इन्होंने ये प्राप्त किया है। तो ये भी आप याद रखें। तो 7 देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसने प्राप्त किए थे। जो WHO ने जो भी मानक पूरे दिए थे, राइट, वो मानक के अनुसार कौन कौन से देश हैं जिन्होंने उनको पूरा किया। ठीक है। तो 7 देश हैं और उसके अलावा भी 3 देश हैं। भारत में PM 2.5 की वार्षिक औसतन सांद्रता WHO के PM 2.5 संबंधी वार्षिक दिशा निर्देश के 10 गुने से भी अधिक है। मतलब कहने का मतलब कि भारत में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता WHO के PM 2.5 संबंधी वार्षिक दिशा निर्देश के 10 गुना से भी अधिक है। ठीक है। तो भारत का जो है वो अभी 10 गुना से भी अधिक है, याद रखना। बेगूसराय, बिहार का जो बेगूसराय है, वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मोटो हाँ, मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। ठीक है। तो कौन सा है? बेगूसराय है, बिहार का, याद रखना। 2023 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार मेट्रोपॉलिटन शहर में आएगा बेगूसराय। विश्व वायु गुणवत्ता 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व विश्व भारत विश्व और मध्य एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो अगर विश्व में अगर देखा जाए और मध्य और दक्षिण एशिया में देखा जाए तो थर्ड स्थान है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित स्थान है, मतलब देश है। तो सोचने वाली बात है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण है हमारे देश में। अब ये क्या है? पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। पर्टिकुलर मैटर, ये PM जिसे बोलते हैं, ठीक है, मीटर से तात्पर्य है कि सांस लेने योग्य कण, जो सांस लेने योग्य कण से है। ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर, हाँ, मैटर के प्रमुख घटकों में सल्फेटस, नाइट्रेटस, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन और खनिज धूल, जो जल शामिल है और जल शामिल है। विनियामक ढांचे और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक होने की दृष्टि से सबसे आम पार्टिकुलेट मैटर में PM 2.5 और PM 10 शामिल है। PM 2.5 या 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, और उससे कम वायुगतिक व्यास वाले कण होते हैं। मतलब कहने का मतलब, जो विनियामक ढांचे और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक होने की दृष्टि से सबसे आम पार्टिकुलर मीटर PM 2.5 और PM 10 शामिल किए जाते हैं। ठीक है। PM 2.5 क्या है कि जो 2.5 माइक्रोमीटर और उससे कम वायु गतिक व्यास वाले कण होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद PM 2.5 को फाइन पर्टिकुलेट मैटर, हाँ, मैटर के नाम से भी संदर्भित किया जाता है। PM 10 10 माइक्रोमीटर और उससे कम वायुगतिक व्यास के कण होते हैं। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें ये रिपोर्ट तो मैंने बताया ही है कि कौन सबसे ज्यादा वो है। ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखेंगे, जो WAQR की जो रिपोर्ट है, WAQR की जो रिपोर्ट है, इसमें जो सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं उनके नाम। तो सबसे पहले आएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रदूषित है अभी करंट में। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, ये टॉप 3 तो याद रखो जो एशियाई के हैं।
फिर तजाकिस्तान है, फिर बुर्किना फासो है। ठीक है, तो याद रखिएगा। किसकी कौन सी सांद्रता के अनुसार? तो पीएम 2.5 के अनुसार। ठीक है। अब WQR 2023 में विश्व सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो भाई नई दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जिसे 92.7 कहते हैं। ढाका है दूसरे नंबर पे, 80.2 कहते हैं। और फिर उसके बाद है ओगाडेंगू, जो बुर्किना फासो की राजधानी है, जिसको 46.6 है। तो ये सबसे ज्यादा प्रदूषित टॉप 3 राजधानी है। ठीक है। तो आज के लिए मैंने 3 आर्टिकल आर्टिकल पूरे कर दिए। अब हम नई क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो आर्टिकल्स है उसका नाम है आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण। तो आइसोपॉड है उसकी नई प्रजाति। ठीक है। आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामांकन किया गया। ओके, समझिए इतनी बात। तो इसको इसको पढ़ेंगे हम, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय एवरीवन। मैं 3 आर्टिकल इसलिए करा रहा हूँ, छोटी क्लास रहेगी तो आप जल्दी भी पढ़ लेते हैं और आपका रिवीजन तौर पे जल्दी जल्दी होता जाएगा। बड़ी क्लास रहती है तो आप पढ़ने में भी बोर होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास लेने के लिए, और सभी बच्चे पढ़ते रहें। आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और वही सबका आर ओ एग्जाम है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।